करूँगी वो है रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि रेडियो एक्टिविटी है क्या और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास या वो कौन से न्यूक्लियाई होते हैं बेटा जो हमें रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट टेबल में हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं हैं। एक्चुअली इसमें हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी का। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट्स, ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा एलिमेंट से हट के न्यूक्लियाई पे बात करेंगे। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियाई के टर्म में बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियाई हमारे पास स्टेबल हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे और इसके वाइस वर्सा जो न्यूक्लियाई हमारे पास अनस्टेबल होते हैं बेटा हमें रेडियो एक्टिविटी हमेशा उन्हीं में दिखती है। बात मेरी समझ आ रही है? अगर आप लोग देखो तो अभी तक जितने भी नॉन न्यूक्लियाई हैं वो 1500 हैं। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना न्यूक्लियाई के टर्म को। ठीक है, न्यूक्लियाई में आप लोगों के पास आइसोटोप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स में आप लोग देखो तो आप लोगों के पास जो है वो आइसोटोप्स नहीं होते। ठीक है, तो न्यूक्लियाई अब तक जो नोन है वो 1500 हैं और उनमें से लेस देन 260 न्यूक्लियाई स्टेबल हैं। ठीक है, 260 न्यूक्लियाई या करीब 260 न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और बाकी के सारे जो हैं वो अनस्टेबल हैं। तो हमारे पास एक ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो कि अनस्टेबल हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। बात मेरी क्लियर हो रही है? तो आप लोग देखो बेटा जो रेडियो एक्टिविटी कैसे शो होगी, एक तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, और कैसे शो करेंगे बेटा, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स को एमिट करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है बेटा, जो हमारे पास एमिशन होगी उनमें हम लोग अल्फा के साथ भी पार्टिकल का लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, एंड गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, जो गैमा का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, गैमा हमारे पास पार्टिकल नहीं होता, गैमा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, ये ड्यूरिंग अल्फा डिके भी एमिट होती हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग बीटा डिके भी एमिट होती हैं। बात मेरी समझ आ रही है? अब रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एट ए टाइम जो है वो या तो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करेंगे, ठीक है, या तो वो बीटा पार्टिकल्स रिलीज करेंगे। अल्फा और बीटा एट ए टाइम दोनों साथ एमिट नहीं करेंगे। ये बात तो आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये आप लोगों का चैप्टर आता है। मैं एक मरतबा फिर इससे गो थ्रू कर देती हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखो बेटा जब भी कोई न्यूक्लियाई कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो ड्यूरिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एमिट करेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज को वो एमिट करेगा और साथ साथ वो गैमा रेडिएशंस को एमिट करेगा। गैमा रेडिएशंस दोनों के साथ एमिट होंगी। ठीक है, क्योंकि गैमा आपके पास कोई पार्टिकल नहीं है, गैमा आप लोगों के पास रेडिएशंस हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारी इमिशन के प्रोसेस को, ठीक है, आप लोग कहते हो कि ये रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हम लोग के पास एक न्यूक्लियर फिनोमेना होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बात मेरी समझिए, ये क्वांटम लेवल पे जाकर ये प्रोसेस होता है हमारे पास, ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से बहुत डिफरेंट होता है। और रेडियो एक्टिविटी पर अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसको हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है, 1896 में इसने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को। ठीक है, और अब देखो तो हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है ये किसी भी फिजिकल कंडीशंस पर, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, या कोई भी दूसरे फिजिकल कंडीशंस जो होती हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियाई। ठीक है, जितने ज्यादा आप लोगों के पास न्यूक्लियाई होंगे उतना रेट ऑफ एमिशन जो है वो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशंस का ज्यादा होगा।
ठीक है। टेम्परेचर को आप लोग बढ़ा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने हाई टेम्परेचर पर हो रहे होते हैं कि इस पर आप लोगों का एक्सटर्नल अगर आप कोई टेम्परेचर दे भी दो तो वो यूजलेस होता है उस टेम्परेचर के सामने जिसमें ऑलरेडी ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता और बाकी किसी भी फिजिकल कंडीशन का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोग देखो बेटा कि जो हेनरी है, ठीक है, इसने रेडियो एक्टिव जो रेज थी, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे, इसने इनको डिस्कवर कैसे किया था। ठीक है, अब आप लोग का काफ़ी इससे फेमिलियर हो कि इन्होंने एक मरतबा यूरेनियम के एटम्स को, ठीक है, यूरेनियम के पार्टिकल्स को ब्लैक पेपर के अंदर, ठीक है, रैप अप करके इन्होंने रख दिया और फिर इन्होंने अपने यूरेनियम उस पार्टिकल जो उन्होंने ब्लैक पेपर के अंदर रैप अप किया उसके आगे एक सिल्वर फॉयल रख दी। ठीक है, सिल्वर फॉयल रख दी और उस सिल्वर फॉयल के आगे इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करूंगी तो आप लोग पिक्चर में देख लोगे। ठीक है, और देन इन्होंने नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद इनके फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है उन पर ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो गए। ठीक है, अब बज़ाहिर देखने में तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, जैसे आप लोग देखो लैब में आप लोग देख रहे होते तो बाजू का केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं, तो आप लोगों को वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो है वो दिख रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से बॉइलिंग हो गई, बबलिंग हो गई, कुछ भी हो गया तो वो चीजें आप लोगों को बेटा नजर आ रही होती हैं। चेंज ऑफ कलर हो गया तो वो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि ब्लैकनिंग ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट तो हो रही है लेकिन विजिबली उन्होंने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, आप देखो तो कोई ऐसी चीज नहीं उस ब्लैक पेपर से निकल के गई कि वो कहें कि ये चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैकनिंग ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट की। ठीक है, तो इस चीज से इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि जो भी चीज जिसने ये फोटोग्राफिक प्लेट को के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स अपीयर करवाए हैं, ठीक है, वो चीज जो है वो एक इनविजिबल है। ठीक है, इनविजिबल है। सेकंड ये कि उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। क्यों बेटा हाई पेनिट्रेटिंग पावर क्यों है? क्योंकि आप देखो कि वो यूरेनियम एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी ब्लैक पेपर के अंदर जो है वो रैप अप हो गए थे। ठीक है, उसके बाद उसके आगे एक सिल्वर फॉयल पड़ी हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने ब्लैक पेपर को भी जो है वो उससे पास आउट हुए, अगेन उन्होंने सिल्वर फॉयल को भी होल उसमें से बनाकर वहां से वो निकले। ठीक है, और देन वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अपीयर हुए। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि एक तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है और सेकंड ये इनविजिबल है, ये दिखती नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स का एंड गामा रेडिएशंस का। ठीक है, तो अब आप लोग देखो बेटा कि क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है। इस सब से हमें पता चल गया, ठीक है, कि हमें ये पता चल गया इस सारी डिस्कशन से कि सारे के सारे हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। कुछ न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं और वो कौन से न्यूक्लियाई होते हैं बेटा? जो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। बात मेरी क्लियर हो रही है? अनस्टेबल न्यूक्लियर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो शो करते हैं और दूसरे जो स्टेबल न्यूक्लियर हैं वो ऐसा खास कोई भी फिनोमेना शो नहीं करते। अब देन हम लोगों ने देखा कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी ये अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं बाय एमिशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। ठीक है, आइदर इट इज अल्फा पार्टिकल्स, आइदर इट इज बीटा पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस। ठीक है, चाहे अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हों चाहे बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हों, इनके साथ साथ गामा रेडिएशंस भी एमिट होती हैं इन दोनों के साथ। ठीक है, और देन हम लोगों ने एक चीज ये नोटिस की कि ये जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियाई, कि आप लोग कितने न्यूक्लियाई जो वो एट ए टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कौन से न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास वो एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो उन एटम्स में हमारे पास क्या कंडीशन होगी? तो उन एटम्स में हमारे पास हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियर तब स्टेबल होगा बेटा जब हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो नियरली इक्वल टू 1 हो।
अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नियरली इक्वल टू 1 का क्या मतलब हो गया बेटा, अगर आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में देखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में आप लोगों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जब इन दोनों के नंबर्स आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सेम होंगे तो आपके पास एट द एंड इसकी रेशो भी नियरली इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। आइदर वो आप लोगों के पास 0.9 आ सकती है, ठीक है, या आप लोगों के पास 1 आ सकते हैं, या 1.09 आ सकती है, या 1.1 आ सकती है, ठीक है, उसको भी आप लोग जो है वो 1 ही कंसिडर करोगे। तो ऐसे हमारे पास एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 होगा, उस केस में हमारे पास न्यूक्लियाई को हम लोग कहेंगे वो तब स्टेबल होंगे जब उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे न्यूक्लियाई हमारे पास देखो कौन से हैं, आप लोग देखिए हमारे पास ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम में आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये Z इज़ इक्वल टू 2 हो गया, और A जिसे आप लोग कहते हो कि क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। तो ये हमें क्या बताता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इसमें आप लोगों के पास प्रोटॉन्स 2 हैं और न्यूट्रॉन्स भी आप लोगों के पास क्या हैं, 2 हैं। देन आप लोग इस वाली एग्जांपल पे आ जाओ C612 पर, तो आप लोग देखोगे कि अगेन इसमें आप लोगों के पास प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी आप लोगों के पास क्या है, 6 हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास N2P रेशो क्या बनेगी बेटा, 1 बनेगी, इसमें भी N2P रेशो क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। देन कैल्शियम पर आ जाओ 2040, तो अगेन आप लोगों के पास जो है वो N2P रेशो क्या बनेगी, 1 बनेगी। कैसे बेटा, 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखोगे 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। इसमें आप लोग देखोगे 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये सारे क्या है, 1 1 है। और हम लोगों ने क्या कहा, जिसमें आप लोगों के पास N2P रेशियो जो है वो 1 हो या नियरली इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो न्यूक्लिया हमारे पास स्टेबल है। तो ये सारे न्यूक्लिया ये जो है हमारे पास स्टेबल हैं। इस पर आ जाओ बेटा, तो आप लोग देखो एग्जैक्टली अब इसमें सेम नहीं होगा, प्रोटॉन्स हमारे पास 11 है और न्यूट्रॉन्स हम लोगों के पास क्या है, 12 है। तो आप लोग देखोगे जब आप लोग इसका N2P रेशियो निकालोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1.09, ठीक है। तो आप लोग फिर भी खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आप लोग देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, 12 डिवाइड बाई 11 आएगा और वैल्यू आएगी 1.09। तो ये नियरली इक्वल टू 1 ही हो गया हमारे पास, ठीक है, ये 1.1 कह दो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास क्या हो गए जिनका N2P रेशियो क्या हो गया, नियरली इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लो बेटा कि ये सारे न्यूक्लियाई आप लोगों के पास क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास क्या कंडीशन है, उन एटम्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। वो अब उन एटम्स की बात करेंगे जिनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 20 है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि हमारे पास वो न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनका N2P रेशो लेस देन 1.6 होगा एंड ग्रेटर देन 1 होगा। बात मेरी समझ आ रही है। इन न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास N2P रेशो ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 1.6। इसकी रेंज में जो भी वैल्यू आई, जिन न्यूक्लियाई की वैल्यू इस रेंज में आई, तो इट मीन्स कि वो न्यूक्लियाई हमारे पास स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ बेटा इसकी एग्जांपल पर। तो आप लोग देखो ये आयरन है, ठीक है। तो आयरन में आप लोग देखोगे कि ये एटॉमिक नंबर 26 हो गया एंड मास नंबर आप लोगों के पास 56 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 26 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब आप लोग बेटा इसका जब N2P रेशो निकालोगे, ठीक है, N2P रेशो निकालोगे तो इसका आएगा नियरली 1.2, इसके करीब करीब आएगा। आप लोग फिर भी इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी जब आप N2P रेशो निकालोगे बेटा तो आप लोग देखोगे कि ये इस रेंज के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, 1.6 से एक्सीड नहीं करता। इन दोनों एग्जाम्पल्स का आप लोगों के पास जो N2P रेशो है ये 1.6 से एक्सीड नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि बेटा ये वाले न्यूक्लिया हमारे पास क्या है, स्टेबल हैं। एक तो इनका ये कौन से हमारे पास एटम्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 है। ये वाली कंडीशन हम लोग उन एटम्स पर नहीं लगाएंगे जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन 20 होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हम लोगों ने उन एटम्स पर लगानी है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 है। उसके लिए हमारे पास इस रेंज में आना लाजमी है, ठीक है। बात मेरी समझ आ रही है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि
वो न्यूक्लियाई जिनका हमारे पास N2P रेशो इस रेंज के अंदर आता है वो हमारे पास क्या है, स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना नहीं करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अब आप लोग इस ग्राफ पे आ जाओ बेटा। ठीक है, आप लोग देखोगे कि पहली जो कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों के पास N2P रेशो शुड बी इक्वल टू 1 और नियरली इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप लोगों की न्यूक्लियाई जो होंगी वो स्टेबल होंगी। अब आप लोग देखो बेटा, क्या हम लोगों ने 0 to 20 को इस लाइन से शो किया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि वो न्यूक्लियाई जो हमारे पास स्टेबल है वो हमेशा इस लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखो आप लोग इस लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, जितने 20 तक। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की है लेकिन ये है कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग देखो कि यहाँ से जब आप लोग ऊपर जाओगे तो वो फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 हो जाएगा और वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ इक्वल टू और लेस देन 20 को डिस्कस करना है, तो हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पोर्शन फिलहाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमने स्टेबल न्यूक्लियाई को कहाँ पर शो करना है, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वो न्यूक्लियाई जिनका N2P रेशो इज़ इक्वल टू 1 है वो स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, तो उनको हम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन के एग्जैक्टली ऊपर शो करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो कि छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो मैंने ऊपर भी ड्रॉ किए हुए हैं और छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो मैंने नीचे भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इन केस में आप लोग देखो कि ये भी न्यूक्लियाई हैं और ये सारे न्यूक्लियाई जो हैं ये ऊपर और ये सारे जो नीचे हैं स्ट्रेट लाइन से ये अनस्टेबल हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो कि एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है वो हमारे पास होता है कार्बन 14 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और अब आप लोग देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा हैं। ठीक है, Z आप लोग देखो हमारे पास क्या होगा इसमें, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे 6 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है 8 हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हों उनको हम लोग जो है वो कहाँ शो करेंगे बेटा, उनको हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन से ऊपर शो करेंगे। ठीक है, और जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं उनको हम लोग का स्ट्रेट लाइन से नीचे शो करते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास ये चीज़ें अनस्टेबल होंगी, यानी ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। एक केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और एक केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये ऑन द होल जो आखिर में है वो N2P रेशो को 1 से आगे और पीछे ले जाएंगी। 1 से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी तो भी वो हमारे पास अनस्टेबल है, या 1 की वैल्यू से बहुत पीछे आ जाओगे अगर आप लोग तो भी हमारे पास क्या है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इन केस जब हमारे पास Z इज इक्वल टू लेस देन 20 है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेटा आप लोग 1 to 1.6 तक जा सकते हो, लेकिन उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दो चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना। अब आप लोग आ जाओ, ये तो एक केस हो गया। ठीक है, वो वाला जिसमें हमारे पास Z इज इक्वल टू 20 था, उसमें स्टेबल न्यूक्लियाई को हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो करते हैं। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से ऊपर शो करते हैं, और जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से नीचे शो करते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, अब आप लोग आ जाओ, ये जो आप लोगों को एक इस करली लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली लाइन ये कौन सी न्यूक्लियाई के लिए है, फॉर Z इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 20। ठीक है, फॉर Z ग्रेटर देन 20 के लिए ये हमारे पास करली लाइन आती है। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा ये यहाँ से आगे सारे वो वाले एटम्स हैं या वो वाले न्यूक्लियाई हैं जिनमें हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग देखो N2P जिन न्यूक्लियाई की 1 to 1.6 की रेंज में आ रही है। ठीक है बेटा, तो वो हमारे पास न्यूक्लियाई हमारे पास स्टेबल हैं, ये वाले दो। तो इनको हम लोग एग्जैक्टली इस करली लाइन के ऊपर शो करेंगे। ठीक है, इन करली लाइन्स के ऊपर बिल्कुल शो करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऊपर शो करेंगे तो इट मीन्स कि ये हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई और ये रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन अगेन आप लोग इस लाइन से ऊपर देखोगे तो भी आप लोगों को कुछ न्यूक्लियाई नजर आएंगे, और इस लाइन से नीचे देखोगे तब भी आप लोगों को कुछ न्यूक्लियाई नजर आएंगे। और बोथ केसेस में हमारे पास ये वाले न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है और ये क्या करेंगे,
आपको कुछ रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे। ठीक है बेटा। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर बिल्कुल ये एक एंड पॉइंट यहाँ मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है वो कौन सा है, बिस्मथ का है। ठीक है, 83। ठीक है, 83 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 209। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है बेटा। और 83 के बाद आप लोग देखोगे कि आपके पास सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, जो आप लोग कह रहे थे कि एक्टिनाइड सीरीज जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो इसीलिए बेटा कि अब आप लोग देखोगे कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 83 है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लेस देन 83 पर मैंने आप लोगों को कुछ समझा दिया। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 80 लास्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग एलिमेंट्स पढ़ते हो, एटम्स पढ़ते हो बेटा, वो अनस्टेबल होते हैं और वो आप लोग कहते हो कि वो सारी एक्टिनाइड सीरीज जो है वो आप लोग कह देते हो कि ये क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। वो इसीलिए बेटा क्योंकि वो एक हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, और वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट, आप लोग इस जो ये जो लाइन है, ठीक है, लेस देन 20 के केस में ये वाली लाइन स्टेबिलिटी बेल्ट है, और ग्रेटर देन 20 में ये वाली लाइन जो है वो स्टेबिलिटी बेल्ट से कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, इस लाइन से जो ऊपर जा रहे होते हैं, इस लाइन से जो नीचे आ रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि मोस्टली वही न्यूक्लियाई जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा। अब आप लोग देखो कि जो हमारे पास अब आप लोग देखोगे कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, ठीक है, या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ठीक है, अब ये बात तो अंडरस्टूड है कि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी को गेन करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन करेंगे तो कुछ ना कुछ वो एमिट करेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे होते हो कि कोई आप लोगों के पास जहाँ पे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स क्यों बन रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जो न्यूक्लियर हमारे पास अनस्टेबल है तो वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन से कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ नहीं बेटा, बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, एंड गामा रेडिएशंस को एमिट कर कर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर के न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर के न्यूक्लियाई होंगे उनमें मैंने कहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो कैसे स्टेबिलिटी बेल्ट तक आएंगे, थ्रू एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो इस केस में आप लोग देखोगे जो ऊपर के न्यूक्लियाई होंगे ये हमेशा बीटा नेगेटिव डिके शो करेंगे। ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ये क्या होती हैं। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके शो करेंगे। ठीक है, और ये आप N/P रेशो को कम करके, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये N/P रेशो को कम करके वापस नीचे आएंगे स्टेबिलिटी बेल्ट तक। ठीक है, और थ्रू बीटा नेगेटिव डिके। और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ये वाले स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे हैं इनमें नंबर ऑफ आप देखोगे प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ जाएंगे N/P वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके। ठीक है, इनकी N/P वैल्यू कम है तो ये इंक्रीज़ करके इस तक आएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट तक आएंगे। N/P वैल्यू को ये वाले न्यूक्लियाई बढ़ाएंगे थ्रू अल्फा डिके एंड बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है बेटा, आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये वाले न्यूक्लियाई बीटा नेगेटिव डिके करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी N/P वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा है N/P वैल्यू, N/P रेशो ये इन न्यूक्लियाई की ज़्यादा है, तो ये डिक्रीज़ करके वापस स्टेबिलिटी बेल्ट तक आएंगे थ्रू बीटा नेगेटिव डिके। जबकि ये वाले न्यूक्लियाई जो हैं हमारे पास जो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे हैं ये थोड़ा सा अपना N/P वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे थ्रू अल्फा डिके और बीटा पॉजिटिव डिके, और दोबारा से ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये सारा ग्राफ इसी चीज़ को शो कर रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इससे ऊपर और इससे नीचे
जो होंगे वो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अल्फ़ा डिके को कि अल्फ़ा डिके होती क्या है। ये वैसे आप लोगों का मेन फिज़िकल का टॉपिक है, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री का, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको डिके लॉ से पहले ही थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि हमारे पास अल्फ़ा डिके में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हीलियम न्यूक्लियाई है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा? 2 और 4। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अल्फ़ा 2 एंड 4। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अनस्टेबल एटम, ठीक है, या कोई भी ऐसा अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और अगर तो वो बीटा रेडिएशन बीटा पार्टिकल्स को, ठीक है, बीटा रेडिएशन नहीं कहना, बीटा पार्टिकल्स कहना है, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, तो इट मीन्स कि वो एक हीलियम न्यूक्लियाई को एमिट कर रहा है। एक लार्ज न्यूक्लियाई में से एक छोटा सा न्यूक्लियाई जो है वो एमिट हो रहा है। ठीक है, बात अब एक इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्स ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास मैस नंबर हो गया। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखोगे कि एक पर्टिकुलर एटम से या एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई से हमारे पास एक दूसरा बिल्कुल चेंज न्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, चेंज न्यूक्लियाई बनेगा और उसके साथ एक छोटा जो है वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की सूरत में एक छोटे न्यूक्लियाई की इमिशन होगी, और वो क्या होती है? अल्फ़ा डिके में वो हमेशा हीलियम होता है। ठीक है, वो हमेशा हीलियम होगा 2 और 4। ठीक है, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है और कोई एटम हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे पास 2 और 4 दे, एक्सेप्ट हीलियम। तो अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग हमेशा हीलियम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर ये एक्स प्राइम मैंने तभी लिखा क्योंकि ये एक्स से डिफरेंट है। ठीक है, ये अब जब हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी ये बात। आप देखो कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास मैंने लिखा x-2 और यहाँ मैंने लिखा a-2 और यहाँ पर मैंने एक अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने ये चीज़ें क्यों लिखी z-2 एंड a-4? क्योंकि बेटा आप लोगों ने एक चीज़ का इन इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, या आप लोग ये कह दो कि एग्जैक्टली उतना ही हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी मेंटेन रहे। ठीक है, बैलेंस्ड रहे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर होंगे, और जितना मैस नंबर यहाँ पर है उतना ही मैस नंबर यहाँ पर भी हम लोगों ने पूरा करना है। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पर Z है और A है, और अल्फ़ा डिके की सूरत में हमारे पास हमेशा एक हीलियम निकलेगा, मतलब He2 और 4 इसने हमेशा जो है वो एमिट करना है। तो हम लोग फिर एक्स प्राइम को कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो इक्वल टू एक्स हो? इक्वल टू एक्स का मतलब ये कि इस Z के इक्वल हो, इस Z के इक्वल हो और इस A के इक्वल हो। ठीक है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोगों ने क्या करना है? अब आप लोग देखो बेटा कि Z अगर हम लोगों ने यहाँ पर 2 ऐड किए हैं तो फिर इस Z में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि वो 2 यहाँ पर चले गए हीलियम के साथ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस Z में से 2 को माइनस कर देना है। ठीक है, और आप लोगों ने इस A में से 4 को माइनस कर देना है। तो ये फिर एग्जैक्टली आप लोगों के पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास एक यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम पार्टिकल, यूरेनियम एटम, पार्टिकल नहीं, यूरेनियम एटम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 92 और मास नंबर इसका हो गया 238। ठीक है, तो आप लोग देखो कि ये हमारे पास हुई अल्फ़ा डिके। अगर मैं ना भी लिखूँ बेटा तब भी पता चल रहा है कि ये अल्फ़ा डिके थ्रू हीलियम। अब आप लोग देखो बेटा ये हीलियम निकल गया। ठीक है, तो 2 तो यहाँ से 2 यहाँ पर आ गए, इसके 2 यहाँ पर आ गए और इस 238 से 4 यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि बेटा यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा एटम डालना है, कोई ऐसा एलिमेंट डालना है, ठीक है, जो क्या हो 90 हो, क्योंकि 2 यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 92 एंड 92 तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 90 हो और यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड करना है, ठीक है, जो 234 हो। क्यों? क्योंकि 234 प्लस ये वाला 4 इज़ इक्वल टू 238।
ठीक है, तो वो इक्वल टू 238 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर भी मैनेज करना है या हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो इसी सूरत में हो सकेगा जब आप लोग यहाँ पर अगर 4 ऐड किए तो यहाँ से 4 कम करो, यहाँ पर 2 ऐड किए तो यहाँ से 2 कम करो। ठीक है, तो वो थोरियम है ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास 90 आता है और जिसका मैस नंबर आप लोगों के पास 234 आता है। बात मेरी क्लियर हो रही है? तो ये है कुछ अल्फ़ा डीके। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को ये दे दूं और आप लोगों को ये दे दूं और कहूं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दूं कि यहाँ बीच में क्या होगा। तो अब आप लोगों को चलें, आप लोगों की थोड़ी सी मतलब ईज़ के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो है वो अलाउ होगा, तो उससे आप लोग इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो। आप लोग देखोगे कि एटॉमिक नंबर 90 किसका है, क्योंकि 92 यहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर 90 आएगा, तभी तो मतलब वो प्लस होकर 92 बनाएगा। तो अब आपको समझ आई है कि ये Z-2 कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये Z क्या है, Z हमारे पास 92 है। तो आप लोग देखो 92 -2 हुआ ना, तो आप लोग कह सकते हो ना कि इस चीज़ को हम लोगों ने फिर यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया। ये Z-2 क्या है, Z-92 -2 क्या है, 90। बात समझ आई है ये? तो ये सिंपल है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने इसको। नेक्स्ट आप लोग आ जाओ बीटा डीके पे। तो बीटा डीके में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके। ठीक है, अब बीटा नेगेटिव डीके में हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, मीन्स हमारे पास चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ होगी बेटा, हमारे पास -1 रिलीज़ होगा। ठीक है, एंड 0 क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम यहाँ पर नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, देन आप लोग आ जाओ बीटा पॉजिटिव डीके पर। तो इसे हम लोग बीटा पॉजिटिव डीके को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये पॉजिट्रॉन को रिलीज़ करता है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन को रिलीज़ करने का मतलब ये है कि आप लोग जो हो वो इसका चार्ज हमेशा +1 होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन का जैसे इलेक्ट्रॉन का -1 होता है चार्ज, तो पॉजिट्रॉन का हमारे पास +1 होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन आप लोगों के पास जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? पॉजिट्रॉन इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1 है तो पॉजिट्रॉन का चार्ज हमारे पास +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप लोग E0 -1 से डिनोट कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप लोग पॉजिट्रॉन को E0 + 1 से डिनोट करोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब आप लोग आ जाओ, आप लोग देखोगे कि ये जो पॉजिट्रॉन होता है ये आप लोगों को हर एलिमेंट में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ही मोस्टली आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकोगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बीटा नेगेटिव डीके पर कर लेते हैं। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ठीक है, आप लोग देखो कि एक्स हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, एक्स हो गया और एक्स को ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। बेसिकली हमारे पास ये जो -1 और ई होता है, ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं बीटा डीके। और बीटा डीके को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, B-1 और 0। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो मैथ्स में आपका जो मैथ्स नंबर होता है, ठीक है ना, मैथ्स नंबर में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, मैथ्स नंबर में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा, लेकिन जो आप लोगों का यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज होता है। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है वो हम लोग आगे जब एग्जांपल करेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो कि ये हमारे पास E-1 जो है रिलीज़ हो गया। ठीक है, और देन हमारे पास एक न्यू एटम जो है वो बना। ठीक है, और इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्स प्राइम से डिनोट कर दिया था, जो कि आप लोग देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने एक्स प्राइम से डिनोट किया और यहाँ पर बनने वाला एक्स प्राइम कौन सा था, यूरेनियम से थोरियम बना था। ठीक है, बिल्कुल यहीं पर आप लोग देखो ऐसे कि हमारे पास एक्स से वाई बन गया, इसमें यहाँ पर एक्स प्राइम नहीं किया, वाई कर दिया। ठीक है, बात वही, अगर आप लोग एक्स प्राइम करोगे तब भी पता चलेगा कि एक नया एटम बना है। ठीक है, हमारे पास एक नया न्यूक्लियाई जो है वो इस न्यूक्लियाई से ये दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, बात में इसमें जा रही है? तो आप लोग देखोगे बेटा कि यहाँ पर एक ही बीटा पार्टिकल रिलीज़ हुआ और एक हमारे पास जो है वो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज़ होता है। एंटी न्यूट्रिनो जो होता है, ठीक है, इसका आप लोगों ने कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैथ नंबर पे ये कोई भी फ़र्क नहीं डालता।
होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वो फिर बहुत एक लंबी कहानी लग जाएगी, ठीक है। सिर्फ मैथ्स को जो है वो मैथ्स और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप लोग न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग इसलिए यहाँ पर लगा रहे होते हो कि आप लोगों के पास जो है वो एनर्जी बैलेंस रहे, आप लोगों के पास एनर्जी मेंटेन रहे और मैथ्स दोनों तरफ मेंटेन रहे, ठीक है। इसका जो है वो चार्ज और मैथ्स नंबर और प्रोटॉन नंबर पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। इसीलिए इसकी डिटेल को हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों के पास जो मेन जो हम लोगों ने जिस पर कंसंट्रेट करना है वो ये है और ये है, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर -1 हो गया। आप लोग देखो जब बीटा डिके हुआ तो यहाँ से -1 हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि इस z को हम लोगों ने बैलेंस रखना है। अगर तो मैं -1 करती हूँ, ठीक है, अगर मैं -1 कर रही हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो चलें ये नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आप लोग समझाऊंगी। अगर यहाँ अभी आप लोग सिर्फ ये समझोगे, अगर मैं -1 कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर +1 करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वेशन, ठीक है। बात में समझ आ रही है। यहाँ पर अगर मैं -1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, बीटा इमिशन में हमेशा -1 यहाँ से हमारे पास एक एटॉमिक नंबर कम होता है, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर ऐड करके, ठीक है। तो z+1 कर देना है। बात में समझ आ रही है। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया था क्योंकि अल्फा पार्टिकल दो एटॉमिक नंबर अपने साथ लेके जा रहा था, ठीक है। तो दो जब अपने साथ लेके जा रहा था तो यहाँ पर एक जो है वो यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है वो डिक्रीज़ करने थे, ठीक है। बात में समझ आ रही है। यहाँ से डिक्रीज़ हुए क्योंकि यहाँ पर ये ले गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इस चीज़ को आप लोग देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट से हमारे पास कार्बन 14 है, पहले ही बताया था कार्बन 14 हमारे पास जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन 6 है, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये हमारे पास बीटा एमिशन कर रहा है, ठीक है। बीटा एमिशन मतलब ई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे, ई -1 और 0, तो और एक न्यूट्रिनो हम लोग साथ शो करेंगे। बीटा डिके में न्यूट्रिनो को एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, एक एंटी न्यूट्रिनो को शो करेंगे बीटा नेगेटिव डिके में और बीटा पॉजिटिव डिके में एक न्यूट्रिनो शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो है वो हम लोगों ने डालने हैं। तो पहले ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। इस बात को ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब आप लोग देखो बेटा कि हम लोगों ने कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर डालना है, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर डालना है। लेट से मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कार्बन 6 और 14 दे देती हूँ। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि इस इक्वेशन में बीटा डिके हुई है और बीटा नेगेटिव डिके हुई है, तो ये दरमियान वाला एलिमेंट कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसमें से -1 करोगे आप लोग तो आप लोगों के पास 6 आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग 7 -1 करोगे तो आप लोगों के पास 6 आएगा, यही बात है। तो 7 किसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का, ठीक है। और आप लोग देखो कि इसने कोई मैथ्स नंबर को इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो मैथ्स नंबर आप लोगों ने वैसे का वैसे ही 14 लिख देना है। बात में समझ आई अब आपको। तो आप लोगों ने इसको ऐसे जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कार्बन से आप लोगों के पास एक नया कार्बन, एक न्यूक्लियाई से दूसरा न्यूक्लियाई बना आप लोगों के पास, कार्बन से आप लोगों के पास नाइट्रोजन बना बीटा नेगेटिव डिके में, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव डिके में आप लोग देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ जो है वो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो -1 में आप लोगों ने +1 ही ऐड करोगे ना, ठीक है, तभी तो यहाँ पर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात में इसमें जा रही है। या तो अगर आप लोगों को ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो पहला जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एटम है जिसमें से आप लोग जो है जिसके एटॉमिक नंबर से आप लोग इलेक्ट्रॉन का ये एक -1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों के पास 6 बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को लाना है, ठीक है। हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करना होता है,
डिके इक्वेशंस में आप लोगों ने हमेशा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो इक्वेट करना है। आप लोगों का जो एटॉमिक नंबर है और जो आप लोगों का मास नंबर है वो दोनों साइड्स पर इक्वल होना चाहिए। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास एक डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 6 से एक डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर फिर एक इंक्रीज़ करना है आप लोगों ने बैलेंस करने के लिए। तो आप लोग देखोगे ऐसे आपके पास कौन सा एलिमेंट है जिसमें से -1, जिसमें से एक माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 6 आएगा, और वो कौन सा है, वो आप लोगों के पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर आप लोगों को एक और एग्जांपल बताऊँ, जनरली एक बात बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना कि ये आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट होगा। लेट से अगर आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, आप लोग कह दो कि लेट से आप लोगों के पास है यहाँ पर बोरॉन, ठीक है, आप लोगों के पास बोरॉन क्या होता है, बोरॉन 5 होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर आप लोगों के पास बीटा एमिशन हुई -1, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें से आप लोग -1, आप लोग एक को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 5 आएगा। तो आप लोग कह सकते हो ना कि कार्बन 6। बात में समझ आ रही। तो ये आप लोगों ने ऐसे जो है वो इसको बैलेंस करना है। तो ये आप लोगों के पास था बीटा नेगेटिव डिके पर, बीटा पॉजिटिव डिके पर। तो आप लोग देखोगे कि बीटा पॉजिटिव डिके में आप लोगों के पास जो है वो पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन को आप लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऑल्दो कि दोनों जो है वो बीटा पार्टिकल्स की एमिशन को ही डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन और इट इज़ पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसको आप लोग जनरलाइज कैसे करते हो कि ये क्या है, बीटा डिके हैं क्योंकि ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो गया, बीटा पार्टिकल को कैसे डिनोट करते हैं, B-1 और 0, और बी पॉजिटिव डिके में आप लोग पॉजिट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, B+1 और 0, ठीक है। और जब हम लोग इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे कि आप लोग देखोगे कि E+1 चार्ज है ये इसका, और इसका मास क्या हो गया, 0, ठीक है। तो अब आप लोग देखो बेटा कि ये हमारे पास एक जनरल मैंने लिख दी, इसकी जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी कि ये आप लोगों के पास x हो गया, और इसका आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर z हो गया, मास नंबर आप लोगों के पास a हो गया। अब बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन ने इमिट होना है, पॉजिट्रॉन मतलब +1 E एंड 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो इफेक्ट कर रहा है, बट अगेन ये आप लोगों के मास नंबर को छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है। अब आप लोग देखो कि पॉजिट्रॉन का मतलब यहाँ पर +1 हो गया है, ठीक है, +1 हो गया है। तो लेकिन अब आप लोग देखो एक नंबर तो ज़्यादा हो रहा है, इस वाली साइड पर एक प्लस चार्ज, मतलब जेड, ये जो हम लोग नीचे जिस चीज़ को हम लोग लिख रहे होते हैं ना, ये आप लोग देखो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर, इसका मतलब ये है कि ये हमारे जेड को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब +1 हुआ तो मतलब इसने हमारे एटॉमिक नंबर को 1 पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया या एक नंबर से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने तो इसके इक्वल ही लाना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इस वाले न्यूक्लियाई से जो दूसरा न्यूक्लियाई ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके बनेगा वो y है। तो y में हमने क्या करना है, Z-1 कर देना है, ठीक है। अगर एक यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है तो एक यहाँ पर फिर डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐड हो रहा है, और ऑन द होल क्या होगा कि ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और ये जो हमारे पास ए है ये हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन ये न्यूट्रिनो है हमारे पास, ठीक है। अब गैमा डिके में आप लोगों को बताया है कि ये आप लोगों के मास नंबर को या आप लोगों के एटॉमिक नंबर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ एक्सेस ऑफ एनर्जी को जो है वो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है आप लोगों के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज जो है वो इमिट करता है, ठीक है। तो उसको आप लोग कहते हो कि वो गैमा डिके है। अब अल्फ़ा डिके के अंदर भी आप लोग देखो तो आप लोगों को मैं एक ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देखो कि 2 गैमा रेज जो हैं वो
इमिट होती हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको जनरली शो नहीं करते क्योंकि ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमारा लेना देना इन चीज़ों के साथ है, ठीक है। अब जो चीज़ इसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती उसको हम लोग फिर नॉर्मली मेंशन भी नहीं करते, इसलिए हम लोग जो है वो इस इक्वेशन के अंदर 2 गैमा रेज को मेंशन नहीं कर रहे होते। लेकिन इट डजंट मीन कि गैमा रेडिएशंस जो है वो इमिट नहीं होती। गैमा रेडिएशन हर इक्वेशन के अंदर जो है वो इमिट होती है, क्योंकि आप देखें कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपका जो पर्टिकुलर एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्यों होता है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है तो वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो अपनी एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज इमिट करता है। बात में समझ आ रही है? तो अब आप लोग देखो, एक गैमा रेज की जो एनर्जी है वो 1 × 10⁻12 जूल है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि आप लोगों के पास ये जो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। मैंने एक्साइटेड स्टेट को आप लोग किससे मेंशन कर रहे हो? स्टेरिक से। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो है वो क्या करता है? गैमा रेज को एमिट करता है, ठीक है। और एक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसने ये जो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट में था, ठीक है। और इसने अपने एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज जो है वो एमिट की और ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब जो इसका फर्दर आप लोग देखो कि ऑन द होल ये ऐसे भी मेंशन की जाती है ये इक्वेशन, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन में ये है कि ये एक्साइटेड स्टेट में था आप लोगों का न्यूक्लियर, पेरेंट न्यूक्लियर। इसको आप लोग बेसिकली कहते हो ये पेरेंट न्यूक्लियर है, ये आप लोगों का डॉटर न्यूक्लियर जो नया बनता है, जो नया बनने वाला होता है उसको आप लोग डॉटर न्यूक्लियर कहते हो। और इसको आप लोग अल्फा पार्टिकल कह देते हो, ठीक है। और इसको आप लोग गैमा रेज कह देते हो, ठीक है। तो आप लोग देखो कि पहले आपका पेरेंट न्यूक्लियर, और हर इक्वेशन के अंदर, न्यूक्लियर इक्वेशन के अंदर आपका पेरेंट न्यूक्लियर जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ये आप लोगों का ये पेरेंट न्यूक्लियर है, ठीक है। ये एक्साइटेड है, एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी लेवल पर, ठीक है। गैमा रेडिएशंस को इसने इमिट किया तो ये क्या बन गया? ये थोड़ा सा ग्राउंड स्टेट में आ गया एक्स, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखो, जब हम ऑन द होल लिखते हैं तो हम लोग फिर ये ऐसे नहीं करते कि एक्स स्टेरिक, फिर ये एक्स और फिर एक्स से एक डॉटर, नहीं। हम लोग बस ये कह देते हैं कि आप लोग देखो गैमा रेज के अंदर ये एक्साइटेड स्टेट से हम लोगों ने डायरेक्टली एक्स वाई बना दिया, डॉटर न्यूक्लियर बना दिया। लेकिन इससे पहले ये जो है वो ग्राउंड स्टेट में आया है, ठीक है। इसने गैमा रेडिएशंस को एमिट किया, ये ग्राउंड स्टेट में आया है। फिर आप लोग देखो कि हम लोगों ने नॉर्मली हर इक्वेशन के अंदर जो है वो एक्स और ये देखो एक्स से हम लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। तो इससे पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? उससे पहले आप लोगों का ये एक्साइटेड स्टेट से जो है वो, एक्साइटेड स्टेट से जो है वो एक्स पर आता है अपनी गैमा रेज को एमिट कर फिर वो एक्स से जो है वो ये जो दरमियान का प्रोसेस होता है, फिर वो एक्स से जो है वो डॉटर न्यूक्लियर कोई भी बना देता है। और साथ आप लोग जो वो अपनी रेडिएशन जो एमिट हो रही होती हैं उनको मेंशन कर देते हो। तो ये कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? देखो, ये गैमा रेज के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों का एक्साइटेड न्यूक्लियर होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनर्जी को गैमा रेज की फॉर्म में एमिट करता है और ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सारी इक्वेशन को एक्स से शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल जो है वो मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये आप लोगों की एक्साइटेड स्टेट थी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से एक्स पर आया, एक्स से फिर इसने एक डॉटर न्यूक्लियर बनाया और यह इसने जो अपने साथ के जो इसके एमिशंस हैं वो, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोग देखो कि जो मैं बात कर रही थी कि एग्जाम में मैं अगर आप लोगों को ऐसे दे दूँगा, मैं आप लोग, अब आप लोग देखो इस इक्वेशन को आप लोग देखो, तो ये देखो बीटा नेगेटिव है ना, तो इसका क्या मतलब है? ये बीटा नेगेटिव डिके हो रही है, ठीक है। बीटा नेगेटिव डिके हो रही है। अब ये 54 आप लोगों के पास, ये 152 है। बीटा नेगेटिव डिके में याद रखना कि मैथ नंबर चेंज नहीं होता, तो आपने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जिसका ये तो 152 ही हो, 152 ही रहे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने कुछ एक ऐसी चीज़ लेनी है जिसका आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 55 हो। क्यों? 55 - 1 = 54। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर ये 55 कुछ ऐसा लेना है जिसमें से 1 माइनस करो तो 54 हो, तो 55 में से 1 माइनस करोगे तो 54 आएगा। तो ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर सीजियम होता है। देन ये आप लोगों के पास एक और एग्जांपल है, ये जीनॉन है, 54 है। और यहाँ पर आप लोगों के पास देखो अल्फा डिके हुई है, तो ये दो तो यहाँ चले गए। तो कुछ ऐसा लेना है
अब आप लोग देखो कि, कुछ ऐसा एटॉमिक नंबर जिसमें आप लोग 2 ऐड करो तो 54 आए, तो क्या होगा 52 में प्लस 2 ऐड करोगे तो 54 आ जाएगा। और ऊपर मैथ्स नंबर क्या लोगे कि आप लोग के पास 152 आए, तो किस वैल्यू में आप लोग का प्लस जो है वो 4 करोगे तो आप लोगों के पास 152 आएगा। तो आप लोग देखो कि आप लोग 148 में प्लस 4 करोगे, ठीक है, 149, 150, 151, 152। आप लोग 148 में 4 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 152 आएगा। 52 में 2 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 54 आएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास आता है टेलुरियम, ठीक है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है।